Hello students, welcome you again in chemistry class. This is Rajesh Sharma, your chemistry teacher, and today we are going to start a very interesting chapter from class 12th, and that is general principle and process of isolation of elements. Actually ये जो चैप्टर है बेटा 12th क्लास में इसका ज्यादा वेटेज तो नहीं है, बट इट इज वेरी सिंपल चैप्टर और इसमें स्टूडेंट बहुत इजीली मार्क्स गेन कर लेते हैं. इस चैप्टर में ये जैसा मैंने कहा कि चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट इज सिंपल चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसके अंदर कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ जाते हैं तो आप इस चैप्टर में से पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं. देखिए हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम किन टॉपिक्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे. एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा आपका सबसे पहले मिनरल से, ऑकरेंस ऑफ मेटल से, कि मेटल्स कितने तरह से ऑकर करता है हमारे नेचर के अंदर, जिसमें हम नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे ओर किसे कहते हैं, साथ ही साथ मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है. हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस किसे कहा जाता है. मेटलर्जिकल प्रोसेस के जो सब डिवीजन है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ओर में हम हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में बात करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, लीचिंग के बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास में कंसंट्रेशन करने के बाद में जो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, मतलब ओर को ऑक्साइड में कैसे बदला जाता है, वो भी हम डिटेल के अंदर यहाँ देखेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सारी चीजें आप जूनियर क्लासेस के अंदर थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं. कैल्सिनेशन, रोस्टिंग करने के बाद जब आपके पास मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका रिडक्शन करके आप मेटल को ऑब्टेन करेंगे, बट वो मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होगा. और लास्ट में हम देखेंगे कि प्योर फॉर्म में मेटल कैसे ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहेंगे. तो ये सारे प्रोसेस हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर वन बाय वन करके स्टडी करेंगे. चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले इन टॉपिक्स को फर्स्ट इंट्रोडक्शन से. देखिए जैसे हमने कहा कि ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले ऑकरेंस ऑफ मेटल या ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, कि ये एलिमेंट्स जो है वो नेचर के अंदर किस तरह से ऑकर करते हैं. ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बताया कि नेचर में जो एलिमेंट्स है बेटा वो दो तरह से मिलते हैं, नेटिव स्टेट में मिल सकते हैं और कंबाइंड स्टेट के अंदर मिल सकते हैं. दो फॉर्म में आपको मेटल्स या एलिमेंट्स मिल सकते हैं. अगर हम बात करते हैं नेटिव स्टेट की, नेटिव स्टेट को हम आइसोलेटेड स्टेट भी कहेंगे. देखिए आइसोलेटेड स्टेट जो होती है, जैसा नाम से पता चल रहा है, आइसोलेटेड मतलब अकेला, मतलब दूसरों से सेपरेट. तो यहाँ पर वो एलिमेंट्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, यानी एलिमेंट्स विच आर लेस रिएक्टिव, दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड बाय रिएक्टिंग विद अदर एलिमेंट्स. दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके वो कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसलिए वो हमेशा नेटिव स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में ही आपको मिलते हैं. जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके एग्जाम्पल में आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपके पास गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर भी कभी कभी नेटिव स्टेट के अंदर मिलता है. मतलब कुल मिला के ये है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है दे आर फाउंड इन नेटिव स्टेट, वो आपको नेटिव स्टेट के अंदर मिलेंगे. ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया नेटिव स्टेट क्या होती है. चलिए अब आगे चलते हैं. इसके बाद बात आती है कंबाइंड स्टेट की. अब आप देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट से मेरा मतलब है जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, तो ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. तो डू यू थिंक दैट दीज एलिमेंट्स विच आर मोर रिएक्टिव कैन एग्जिस्ट इन नेचर इन अ प्योर फॉर्म? No, it is not possible. If something is very much reactive, can react easily with other and form a compound. अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन करके दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है. तो यहाँ पर वो सारे रिएक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं जो कंपाउंड की फॉर्म में आते हैं. जैसे जिंक है, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में, एल्युमिनियम और कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकता है. ऐसे मतलब दे आर सो मेनी एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं मेटल की फॉर्म में जो कि दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुने बेटा. अब मैं कह रहा हूं कि एलिमेंट नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक नेटिव फॉर्म है और दूसरी कंबाइंड फॉर्म है. ठीक है, नेटिव फॉर्म में एलिमेंट अकेला मिलेगा आपको, एलिमेंटल फॉर्म में ही मिलेगा. ठीक है, और जो कंबाइंड फॉर्म में है वो आपको दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ और कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट.
अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है जो एलिमेंट पहले से ही एलिमेंटल फॉर्म में है, क्या हमें उसे सेपरेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एलिमेंटल फॉर्म में हो सकता है उसमें कुछ रेत, मिट्टी, सॉइल या इस तरह की चीजें होंगी जिसे इजिली सेपरेट किया जा सकता है। बट एलिमेंट विच आर मोर रिएक्टिव एंड फाउंड इन कंपाउंड फॉर्म, it is very difficult to separate them from their other substance which are connected with them, which are combined with them in a chemical form. तो यहां पर अब एक बात आती है इसी से रिलेटेड कि मिनरल क्या चीज होती है। तो देखिए, मिनरल जो है बेटा वो नेटिव स्टेट वाले एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंबाइंड स्टेट वाले कंपाउंड फॉर्म भी हो सकती है। अगर अर्थ क्रस्ट में हमें कुछ इस तरह के सब्सटेंस मिल रहे हैं, ठीक है, जिन्हें हम अर्थ क्रस्ट से माइनिंग से बाहर निकालेंगे, तो उन्हीं सब्सटेंस को हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकते हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। दे कैन बी फाउंड इन बोथ द स्टेट्स, दोनों स्टेट में मिल सकते हैं। अब बात आती है कि जो ये हमारे पास में मिनरल्स हैं, क्या सारे मिनरल्स हमारे लिए यूजफुल हैं? ठीक है, और इसी से एक रिलेटेड टर्म आती है जिसे हम ओर कहते हैं, ORE, ओर। ठीक है, तो अब अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो कि ओर क्या है, मिनरल क्या है, एक्चुअली ओर जो मैंने टर्म बताई है ORE, ओर मिनरल ही होते हैं। ओर आर आल्सो मिनरल, बट दे आर दोज मिनरल्स which contain greater amount of metal or particular element in it, which can be obtained by commercial methods or very convenient method, मतलब जिन्हें आप बहुत ही कन्वीनियंटली और कमर्शियल मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और जिनमें आपके पास मेटल या एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है, उसे आप कहते हैं कि वो ओर है। तो आई थिंक आपको पता चल गया ओर में और मिनरल में क्या डिफरेंस है। तो यह एक स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर है ओर और मिनरल के बारे में। ऐसे कहा जाता है कि जितने भी हमारे पास ओर होते हैं, दे ऑल आर मिनरल्स। ओर सबके सब मिनरल्स हैं बिकॉज दे ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट बाय माइनिंग, क्योंकि हम उन्हें माइनिंग से, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर ओर। ठीक है, इसलिए वो ओर है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, सॉरी, वो सारे मिनरल हैं, तो जैसा मैंने कहा कि क्या सारे मिनरल ओर हो सकते हैं? नो, आंसर इज नो। सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते बिकॉज only those minerals are ore which contain greater amount of metal or element or which can be separated from the impurities by a convenient method or commercial method, या कहें कि हम commercially और conveniently उसको separate कर सकते हैं, मतलब खर्चा भी कम आए और आप मेटल को बाहर भी निकाल पाए। दैट इज कॉल्ड ओर, उसे ओर कहा जाता है। तो यहां पर देखिए आपके सामने एक टेबल है और इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ओर्स और उन ओर्स से ऑब्टेन किए जाने वाले एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उन ओर्स के पर्टिकुलर नेम भी हैं। तो बेटा ये चीज ध्यान रखें, ये टेबल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में, इवन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको पूछ लिया जाता है जैसे हेमाटाइट। हेमाटाइट इज अ ओर ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक और लेड। बट आपको पता है कि हेमाटाइट जो है वो हमें उससे आयरन ऑब्टेन होता है, दैट मीन्स हेमाटाइट इज अ ओर ऑफ आयरन। सिमिलरली बॉक्साइट, बॉक्साइट आप देख सकते हैं कि बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है? बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, कैलामाइन है, ठीक है, डोलामाइट है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे अपन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को या एलिमेंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये टेबल लर्न करनी है ताकि आपको ये पता चले कि किस ओर से आप कौन सा एलिमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है ओर और मिनरल के बारे में हमने बात कर ली है, कंबाइंड और नेटिव स्टेट के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में। तो जब हम मेटलर्जी के बारे में बात करते हैं तो देखिए मेटलर्जी क्या है। एक्चुअली मेटलर्जी इज अ साइंटिफिक or economical method by which metal is obtained in pure form from its ore। मतलब ओर से किसी मेटल को प्योर फॉर्म में अगर आप किसी साइंटिफिक मेथड से इकोनॉमिकली ऑब्टेन करते हैं
तो उसे आप क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। इकोनॉमिकली से मेरा मतलब है पैसा भी कम खर्च हो और आपको मेटल भी ज्यादा मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं कि इकोनॉमिकल मेथड से हम ऑब्टेन कर रहे हैं। साइंटिफिकली इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारे साइंटिफिक मेथड्स पता होने चाहिए जिससे इजिली हम कम मेहनत करके कुछ केमिकल्स की हेल्प से और प्योर फॉर्म में मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं, दैट इज मेटलर्जी। एक टर्म और आती है यहाँ पर मेटलर्जी से रिलेटेड जिसको हम कह रहे हैं गैंग। एक्चुअली गैंग क्या होता है, देखिए अभी जो मैंने कहा कि हमारे पास जो ओर है वो ओर एक तरह से इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है और उसमें से हम प्योर फॉर्म में मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब अगर आप उस ओर में से जो इम्प्योरिटी को सेपरेट कर रहे हैं, इवन फर्स्ट जो प्रोसेस हम काम में लेते हैं मेटलर्जी का, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे, तो वो जो फर्स्ट मेथड है हमारा, उस फर्स्ट मेथड के अंदर कंसंट्रेशन मेथड में जो आप इम्प्योरिटी सेपरेट करते हैं दे आर कॉल्ड गैंग। उनको गैंग कहा जाता है, GANGUE, ठीक है, गैंग। तो इसको ध्यान रखें, गैंग एक्चुअली में इम्प्योरिटीज है विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स, जिनको ओर से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, वाइल वी आर ऑब्टेनिंग प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, जब हम मेटल की प्योर फॉर्म ऑब्टेन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मेटलर्जी जो है उसको हमने कहा था कि हम सब डिवाइड करते हैं बहुत सारे प्रोसेस में, क्योंकि एक सिक्वेंशियल जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस होते हैं जिसमें हम ओर से प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं, उन सभी सिक्वेंशियल जो हमारे पास प्रोसेस हैं सबको मिला करके हम मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है उसे हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन। उसे हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन कह रहे हैं। कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या है, कंसंट्रेशन को हम दूसरे फॉर्म में ड्रेसिंग भी कहते हैं, कंसंट्रेशन भी कहते हैं। अब कंसंट्रेशन प्रोसेस है इम्प्योर ओर जो होता है उसमें से ओर को प्योर करना और इम्प्योरिटी को सेपरेट करना, जिसे हम गैंग कहते हैं। Mostly it is found that there are some impurities like sand, soil, these type of impurities are found in ore. And when we separate these impurities, soil and sand, this type of impurities, when we separate them from ore using some methods, so this process is called concentration. इस प्रोसेस को हम कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन जो है बेटा वो कोई जरूरी नहीं है कि सभी के लिए हमें एक ही मेथड काम में लेना है, जैसा जिसका स्वभाव वैसा उसके लिए हम मेथड काम में लेते हैं। मतलब इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ओर, ये डिपेंड करता है नेचर के ओर के नेचर के ऊपर कि ओर जो है वो किस नेचर का है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ओर जो है वो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड काम में ले। और अगर आपके पास सल्फाइड है जिसमें सल्फर ज्यादा है तो आप उसके लिए फ्रूट फ्लोटेशन मेथड काम में लेते हैं। और आपके पास हैवी है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसके लिए आप हाइड्रोलिक वॉशिंग भी काम में ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड भी कहते हैं जिसे। कुछ ओर्स ऐसे होते हैं जो एल्युमिनियम के होते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के ओर को में से एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट की फॉर्म में मिलता है, तो उसमें से प्योर फॉर्म में ओर को ऑब्टेन करने के लिए हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं, लीचिंग काम में लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स है उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन मेथड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन की, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक सिंपल सी प्रोसेस काम में ले रहे हैं जिसमें हमारे पास में एक सिंपल सी मशीन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम वाटर करंट को फ्लो करते हैं, रेगुलरली वाटर करंट को फ्लो करते हैं और वाटर करंट को फ्लो करने से जो इम्प्योरिटीज लाइट वेटेड होती हैं दे वॉश आउट फ्रॉम द ओर्स, वो ओर्स में से वॉश आउट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। और वो सब्सटेंस जो कि हैवी होता है, मोस्टली एलिमेंट या जो मेटल है वो हमारे पास हैवी होगा, तो इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर, उसके ओर से उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कह रहे हैं। इसका नाम ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड भी है क्योंकि जो हैवी एलिमेंट है उन पर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ज्यादा लगती है। क्योंकि उन पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगी तो नेचुरल है कि वो फ्लो नहीं करेंगे, जबकि जो लाइट वेटेड इंप्योरिटीज है दे विल वॉश आउट, वो वॉश आउट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। इस मेथड को हम कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। अब इसके बाद हम बात करते हैं
कि किस तरह से आप उन एलिमेंट्स को, मोस्टली उन मेटल्स को सेपरेट करते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं या फिर जिनमें इस तरह की इंप्योरिटी होती है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है ये उन सब्सटेंस के लिए काम में लिया जाता है जिनमें या तो इंप्योरिटी मैग्नेटिक हो, आइदर द इंप्योरिटी शुड बी मैग्नेटिक और द मेटल इटसेल्फ शुड बी मैग्नेटिक। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज मैग्नेटिक है या मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम या इट कैन बी कंसंट्रेटेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में जो पहला मेथड हम काम में ले रहे हैं, जैसे अभी मैं बता रहा हूं आपको, जैसे देखें एक सिंपल सा डायग्राम यहां पर दिया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में दो व्हील हैं, ठीक है, वी हैव टू व्हील्स इन इट, दो व्हील हैं हमारे पास, जिसमें से एक व्हील जो है आपका वो मैग्नेटिक है और दूसरा व्हील जो है वो आपका नॉन मैग्नेटिक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास ओर है उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कन्वर्ट द ओर इनटू पाउडर्ड फॉर्म। और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे जो ये हमारे पास रोलर बने हुए हैं, दो व्हील लगे हुए हैं, जो उसके ऊपर एक बेल्ट लगा हुआ है और वो इसको हम क्या बोलते हैं, मूविंग बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है इसको। और जब आप यहाँ पर एक व्हील के ऊपर इस पाउडर्ड फॉर्म को डालेंगे तो नेचुरल है कि वो बेल्ट जब मूव करेगा तो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओर जो है इट विल आल्सो मूव फ्रॉम वन व्हील टू अनदर व्हील, एक व्हील से दूसरे व्हील की तरफ वो मूव करेगा। अब उसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। हमने कहा कि एक व्हील मैग्नेटिक है और दूसरा व्हील नॉन मैग्नेटिक है। तो आप देख सकते हैं कि जो व्हील हमारे पास में मूव करना स्टार्ट करेगा तो जो मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है, वहां पर ये प्रोसेस होगा सेपरेशन वाला कि ऐसी इंप्योरिटीज या ऐसा सब्सटेंस जो कि उस ओर के अंदर प्रेजेंट है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, इवेंचुअली वो तुरंत सेपरेट नहीं होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, वो व्हील के साथ नीचे तक आएगा और वो इंप्योरिटीज जो या वो सब्सटेंस जो व्हील से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, नेचुरल है कि वो फ्लो के साथ आगे जाकर के गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो वी विल हैव टू डिफरेंट हीप्स, तो हमारे पास दो ढेर बन जाएंगे, वन फॉर मैग्नेटिक सब्सटेंस, अनदर फॉर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनको हमने एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो है बेटा वो किन के लिए यूज में लेते हैं, मोस्टली उन सब्सटेंस के लिए यूज में लेते हैं जिनमें मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला सब्सटेंस है। जैसे आपके पास मैग्नेटाइट हो सकता है, ठीक है, आयरन का जो ऑक्साइड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब जिनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनको कंसंट्रेट करने के लिए, उनके कंसंट्रेशन के लिए हम इस मेथड को यूज में लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हमने एक टैंक लिया हुआ है। इस टैंक के अंदर हमने जो चीजें ऐड की हैं, है ना, जरा ध्यान से सुनना। पहला हमने इसके अंदर ऐड किया है सल्फाइड ओर, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल भी है, ये जो है वो सल्फाइड ओर के लिए काम में लिया जाता है और एड्सॉर्प्शन पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना। सल्फाइड ओर को आपने कंटेनर उसमें टैंक में लिया और सल्फाइड ओर के साथ में आपने ऐड किया वाटर, पाइन ऑयल, पोटेशियम एथाइल जेंथेट, ठीक है, क्रिसॉल। इनको ऐड करने के बाद में आपने इसके अंदर एक पाइप फिट किया, ठीक है, जिसे हम ट्यूयर भी कह सकते हैं, पाइप भी कह सकते हैं या एयर ब्लोअर भी कह सकते हैं। एयर ब्लोअर लगा दिया आपने। एयर ब्लो लगाने के बाद में जब आप उसमें एयर को ब्लो करना स्टार्ट करेंगे, आपको पता है इसमें क्या प्रोसेस होने वाला है कि जब आप एयर ब्लो करेंगे नेचुरल इसमें स्टीयरिंग होगी, स्टीयरिंग ऑफ सब्सटेंस। तो जितने सब्सटेंस है वो सब स्टीयरिंग करेंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। और इस स्टीयरिंग वाले प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इसमें फ्रोथ की फॉर्मेशन होगी, फ्रोथ या झाग की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो फ्रोथ है, ध्यान से समझे, ये जो फ्रोथ है बेटा, ये क्या करेंगे कि जो पहले क्या करेंगे, जो सल्फाइड ओर है, ठीक है, सल्फाइड ओर को पोटेशियम एथाइल जेंथेट क्या करेगा, उस सल्फाइड ओर के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा और एड्सॉर्ब होकर के उसको नॉन विटेबल बनाएगा। नॉन विटेबल, उसकी नॉन विटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, मतलब पानी से नहीं भीगने की उसकी एबिलिटी को बढ़ाएगा। अब वो पानी से भीगेगा नहीं, वाटर से वो रिपेल होगा, ठीक है।
दूसरा, हमने जो पोटेशियम एथाइल जेंथेट लिया है वो फ्रोथ फॉर्मेशन का काम करेगा, झाग बनाने का काम करेगा। और जैसे ही आप उसमें आप देख रहे हैं आपने सल्फाइड ओर डाला तो पहले तो पोटेशियम एथाइल जेंथेट उस सल्फाइड ओर के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, जब वो लाइट वेट होगा तो जो पोटेशियम एथाइल जेंथेट के साथ सल्फाइड ओर है वो सरफेस पर आ जाएगा, वाटर से वेट नहीं होगा, ठीक है, सरफेस पर फ्रोथ के साथ इकट्ठा हो जाएगा सल्फाइड ओर। और जो इम्प्योरिटीज हैं दे विल गो डाउन, इम्प्योरिटीज कहाँ आ जाएंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी, ठीक है, और इम्प्योरिटी वाटर से वेट होकर के हैवी हो जाएंगी और नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। और इस फ्रोथ को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, फ्रोथ कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। और ये फ्रोथ जो है इसके साथ में सल्फाइड ओर भी आ जाएगा। अब सल्फाइड ओर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, अगर आप इस सल्फाइड ओर को हीट करते हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर जो है उसको सेपरेट किया जा सकता है, तो मॉइस्चर को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो सल्फाइड ओर है उसे प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे, इसकी इम्प्योरिटी को दूर कर देंगे। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें और काम में आती हैं जो अभी अपन देखते हैं। अब देखिए इसमें कई बार क्या होता है कि जो फ्रोथ की फॉर्मेशन होती है वो फ्रोथ ज्यादा स्टेबल नहीं होते, कुछ टाइम के बाद में ये फ्रोथ जो है ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्हें स्टेबल बनाने के लिए हमें कुछ एडिशनल उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इसके लिए हम एक फ्रोथ स्टेबलाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं, और फ्रोथ स्टेबलाइजिंग एजेंट की फॉर्म में आप यहाँ क्रिसॉल काम में ले सकते हैं, एनिलीन काम में ले सकते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, फ्रोथ को स्टेबल बनाते हैं, फ्रोथ को लंबे टाइम तक स्टेबल रखते हैं। दूसरी बात आती है डिप्रेसेंट की। अब ये डिप्रेसेंट का क्या रोल है, ये बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना डिप्रेसेंट क्या है, ठीक है। देखिए तो हम डिप्रेसेंट की जब बात करते हैं तो डिप्रेसेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो सल्फाइड ओर में अनडिजायरेबल सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए काम में आते हैं। अब हमें पता है कि जब हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करेंगे तो सल्फाइड ओर नेचुरल है, फ्रोथ के साथ ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तो वो एक साथ मिलेंगे हमें। तो अगर हमारे पास दो तरह के सल्फाइड ओर है, जैसे सपोज लेड सल्फाइड है, ठीक है ना, सपोज वी हैव लेड सल्फाइड एंड वी हैव जिंक सल्फाइड। अब इसमें एक सल्फाइड ऐसा है जो मुझे नहीं चाहिए, विच आई डोंट वांट टू ऑब्टेन, जो मैं ऑब्टेन करना नहीं चाहता, एक मैं चाहता हूं, एक डिजायरेबल एक अनडिजायरेबल है। तो अब अगर जो नॉन डिजायरेबल या अनडिजायरेबल जो हमारे पास सल्फाइड ओर है, मुझे उससे मैं ये चाहता हूं कि वो सरफेस पर नहीं आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं डिप्रेसेंट ऐड करूंगा। डिप्रेसेंट की फॉर्म में हम सोडियम साइनाइड काम में लेते हैं। सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन को जब आप इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन को जब आप ऐड करते हैं, अपने पास जो ये सस्पेंशन बना है इसमें, तो क्या होगा, सोडियम साइनाइड जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। देखो ध्यान रखना, जिंक सल्फाइड नहीं चाहिए, लेड सल्फाइड चाहिए, तो हमने डिप्रेसेंट मिलाया लेड सल्फाइड, ठीक है, सॉरी सोडियम साइनाइड। तो सोडियम साइनाइड क्या करेगा, जो हमें नहीं चाहिए जिंक सल्फाइड, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और उसके साथ रिएक्ट करके आप देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, बिल्कुल सॉल्युबल है, और सॉल्युबल होने की वजह से ये पूरे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिसॉल्व हो गया है, फ्रोथ के साथ ऊपर नहीं जा सकता। बट जो हमारे पास दूसरा है लेड सल्फाइड पीबीएस, ये पीबीएस जो है वो फ्रोथ के साथ सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब लेड सल्फाइड को सेपरेट कर लेंगे और जिंक सल्फाइड उसमें सॉल्युबल फॉर्म में रह जाएगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो बाय दिस वे वी कैन सेपरेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फाइड, वन इज डिजायरेबल, सेकेंड इज नॉन डिजायरेबल, ठीक है। तो ये इसका डिप्रेसेंट का यूज हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारे फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में। अब ये जो मैंने जितने भी मेथड आपको बताए बेटा, चाहे वो हाइड्रोलिक वॉशिंग हो, मैग्नेटिक सेपरेशन हो, चाहे फ्रोथ फ्लोटेशन हो, ठीक है, ये सभी मेथड जो है ये फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन है। एक मेथड और आता है जिसे हम कहते हैं केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज लीचिंग। उसे हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग किसके लिए काम में लिया जाता है, एक्चुअली लीचिंग का यूज किया जाता है जो जैसे बॉक्साइड के लिए, एक तो ठीक है, बॉक्साइड के लिए यूज में लेते हैं। बॉक्साइड से हमें एल्यूमिना ऑब्टेन करना है, उसके लिए लीचिंग काम में लेते हैं। इसे हम बियर्स मेथड भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम बियर्स मेथड भी है। तो देखते हैं हम कि बियर्स मेथड से या केमिकल मेथड से या लीचिंग से आप किस तरह से बॉक्साइड से एल्यूमिना को ऑब्टेन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम
ऑक्साइड की जो बॉक्साइड फॉर्म है उसे कैसे सेपरेट करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन में कि आपके पास में जो एल्यूमिना है, आपके पास में जो एल्यूमिना है वो एल्यूमिना यहाँ पर इम्प्योर फॉर्म में है, और जब एल्यूमिना इम्प्योर फॉर्म में होता है तो उसे आप बॉक्साइड कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? बॉक्साइड कहते हैं। इस बॉक्साइड के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसे हमें सेपरेट करना है और प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन करना है, जिससे हम एल्यूमिनियम आगे ऑब्टेन करेंगे। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस बॉक्साइड को हम NaOH में डिसॉल्व करते हैं। जैसे ही हम इसे NaOH में डिसॉल्व करते हैं तो NaOH में डिसॉल्व करने से आप देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है इसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। साथ ही साथ जो इसकी इम्प्योरिटीज है वो भी यहाँ पर दिख रही है हमें। जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो तो सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो नेचुरल है कि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। जब आप इसे फिल्टर करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट जो वाटर में सॉल्युबल है वो फिल्टर होकर के नीचे फिल्ट्रेट में आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर ही रह जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सोडियम एल्यूमिनेट को ऑब्टेन करेंगे। लेकिन अभी हमें एल्यूमिना नहीं मिला है। अगर हमें एल्यूमिना को ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे? इस जो हमारे पास में सोडियम एल्यूमिनेट बना है, इस सोडियम एल्यूमिनेट को के सॉल्यूशन को ध्यान रखना, ये सोडियम एल्यूमिनेट वाटर में सॉल्युबल है। इस सॉल्यूशन में आप CO2 गैस पास करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम इसमें CO2 गैस पास करेंगे तो ये सोडियम एल्यूमिनेट जो है ये एल्यूमिना में कन्वर्ट होगा, बट इट विल कंटेन मॉइस्चर। इसके अंदर मॉइस्चर है, साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा। अब अगर इसको हम हीट करते हैं, अगर हम इसे क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो तो, इसको यूं समझिए आप, सोडियम बाइकार्बोनेट तो सॉल्युबल है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है जो इसमें बना है। और जो एल्यूमिना, जो मैंने कहा, जैसे आपने CO2 गैस पास की तो CO2 गैस पास करने पर जो एल्यूमिना था वो मॉइस्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन गया है। अब आप इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लें। प्रेसिपिटेट ऊपर आ गया और जो आपके पास में फिल्ट्रेट है वो नीचे है हमारे पास में। तो फिल्ट्रेट में आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो बाय प्रोडक्ट बना है वो भी है, सॉल्यूशन है, वो हमें नहीं चाहिए, उसको एक साइड करते हैं। हमें चाहिए एल्यूमिना जो हमारे पास PPT की फॉर्म में बना है, लेकिन ये मॉइस्चर वाला है, मॉइस्चर को हटाना पड़ेगा। आप इसको हीट करें। ठीक है, हीट करने पर आप देखें कि एल्यूमिना में जो X नंबर ऑफ H2O है, जब आप उसको हीट करेंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और वी विल गेट प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिना। हमें एल्यूमिना की प्योर फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लीचिंग मेथड से या एल्यूमिना मतलब लीचिंग मेथड से हम प्योर फॉर्म में एल्यूमिना को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि एल्यूमिना जो है उसको हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं इस मेथड से। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमें पता है कि नेटिव फॉर्म में मोस्टली मिलते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये भी कंबाइंड फॉर्म में मिल जाए, या गोल्ड जो है वो मोस्टली नेटिव फॉर्म में ही मिलेगा। इसे सेपरेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलता है। इसमें जो रेत मिट्टी वगैरह इसको सेपरेट करेंगे तो गोल्ड मिल जाएगा। फिर भी इसका प्योरिफिकेशन हम करते हैं। तो देखिए, जैसे गोल्ड के लिए अगर हम बात करें कि गोल्ड का हमें कंसंट्रेशन कैसे करना है केमिकल मेथड से, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? गोल्ड जो है उस गोल्ड को आप सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर देंगे। मान लो आपको गोल्ड का ओर मिल गया, उस गोल्ड ओर को आपने सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब डिसॉल्व करने के बाद में जो आपके पास में गोल्ड का सॉल्यूशन है, इसे हम गोल्ड एक्चुअली सिल्वर ले लेते हैं अपन, है ना, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर क्या, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो सिल्वर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने सिल्वर ले लिया, तो सिल्वर जो है वो हमारे पास में सिल्वर में हमने सोडियम साइनाइड डाल दिया, पोटेशियम साइनाइड डाल दिया। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम साइनाइड डालने के बाद आपके पास एक सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन में ध्यान रखना बेटा, इस सॉल्यूशन में आपके पास में जो सिल्वर है वो डिसॉल्व हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और यहां पर जैसा मैंने अभी कहा था, गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड भी रिएक्ट करेगा, और गोल्ड भी क्या करेगा, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो करना क्या है आपको, पहले गोल्ड या सिल्वर का मेटल लेना है जो कंबाइंड फॉर्म में है या जो ओर की फॉर्म में है, उसको आपको सोडियम साइनाइड के
या पोटेशियम साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देना है एयर की प्रेजेंस में। थोड़ा सा एयर भी उसके अंदर ब्लो करें, आप ऑक्सीजन ब्लो करें तो वो रिएक्ट करेंगे आपस में, और रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर क्या बनाएगा, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड जो है बेटा वाटर में सॉल्युबल है। अब वो पूरा गोल्ड डिसॉल्व हो गया है या पूरा सिल्वर डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। अब फिर आपको उसमें से सिल्वर को या गोल्ड को निकालना है। तो यहां पर जो रिएक्शन काम में आने वाली है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहां पर गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल, जैसे जिंक लेने, कोई भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले सकते हैं, तो जैसे ही आप उसे सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तो सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं वहां पर जो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है वो कॉम्प्लेक्स में से डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में से डिस्प्लेस हो जाएगा। और डिस्प्लेस होने के बाद में वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा हमें। गोल्ड और सिल्वर दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो ये जो मेथड है इसे भी हम लीचिंग कहते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग की है। और ध्यान रखना बॉक्साइड का भी हमने यहाँ लीचिंग मेथड काम में लिया था, उसका पर्टिकुलर नाम बियर्स मेथड भी था, ठीक है। तो ये हमने सारे मेथड देखे हैं, ये है कंसंट्रेशन के मेथड्स, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया है इस वीडियो में कि किस तरह से हमें जो इम्प्योर फॉर्म में मेटल मिलता है, जो ओर की फॉर्म में होता है, उसको हम थोड़ा रिफाइन कैसे करें। अभी हमने ओर में से मेटल को सेपरेट नहीं किया है। इस मेथड में हमने केवल ओर को क्या किया है, ड्रेसिंग किया है। ओर के अंदर जो कुछ इम्प्योरिटीज है रेत मिट्टी की फॉर्म में, ठीक है, उनको केमिकल और फिजिकल मेथड से हमने सेपरेट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो हमें ओर मिला था, ठीक है, इस ओर में से हम मेटल को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है ना। ओर में से जैसे सपोज जिंक सल्फाइड है तो उसमें से जिंक कैसे निकालें, आयरन ऑक्साइड है उसमें से आयरन को कैसे ऑब्टेन करें और ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकालें, FeCO3 है तो उसमें CO3 को निकाल के आयरन को कैसे ऑब्टेन करें। तो ये मेथड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जहां हम देखेंगे पहले आप मेटल ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे और उसके बाद उसका रिडक्शन कराएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के